हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 8th क्लास का एनसीईआरटी का साइंस और उसके हम आज 9th चैप्टर को स्टडी करेंगे और देखते हैं कि अध्याय 9 में यानी कि जंतुओं में जनन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कैसे होता है और यह किस किस तरह से संपादित होता है उनमें। तो यह हम देखते हैं कि मनुष्य क्या करता है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है या जंतु जो हैं वो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो अपना खाना से लेकर के पचाने से लेकर के और भी बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो करते हैं। तो ये क्या है कि उनके उत्तरजीविता के लिए जिम्मेवार होते हैं और आवश्यक होते हैं, जो ये करते हैं, खाते हैं, पचाते हैं, फिर उससे एनर्जी लेते हैं और उसके बाद अपना जीवन यापन चलाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा रोल होता है प्रजनन का, ठीक है, जनन का। हम अपने जैसे जीवों की जो संख्या है उसको, उस क्रम को निरंतर जारी रखने के लिए क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन एनिमल्स करते हैं या जो मानव जाति है वो करता है। तो अब हम यह देखते हैं कि जो जनन होता है, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है, वह किस प्रकार से इन लोगों में होता है। अब रिप्रोडक्शन बहुत तरह के होते हैं, कुछ जो होते हैं वो लैंगिक होते हैं यानी कि सेक्सुअल होते हैं, कुछ अलैंगिक होते हैं माने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हम यह देखते हैं कि हमने प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है, पिछले क्लास में हमने प्लांट का रिप्रोडक्शन बहुत बारीकी से पढ़ा था। इसमें हम देखेंगे जंतुओं में जनन यानी कि जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स होता है। अब हम क्या देखते हैं कि जनन जो है वह जाति की निरंतरता को बनाए रखने में आवश्यक होता है। यह उसमें रोल प्ले करता है कि जो जाति है वह अपनी निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी को बनाए रखे। यानी कि यदि अगर मान के चलें कि हम हैं और हम अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति नहीं करते हैं तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद यानी कि मानव जाति समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही विभिन्न जीवों में भी है, वो अपने जैसी जीव को जन्म देते हैं ताकि उनकी कंटिन्यूटी, उनकी जाति की निरंतरता बनी रहे। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इसमें हम जान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जनन की विधियां क्या है, ठीक है, यानी कि जब जनन की विधियां यानी कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है उनको देखते हैं कि वो किस तरह से होते हैं। मोड्स का मतलब ही होता है कि उनका प्रकार, ठीक है, उनकी विधि क्या है, वो विधि कैसे करते हैं। अब पौधे की तरह ही जंतुओं में भी जनन दो विधियों से होती है। पौधे हैं यानी कि प्लांट हैं, उनका हम रिप्रोडक्शन पढ़े थे। उन्हीं की भांति जो जंतु होते हैं उनमें भी ये कितने तरीके के होते हैं, दो तरह की होती हैं। ये विधियां दो तरह की होती हैं, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन यानी कि दूसरा नंबर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम जानेंगे कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है, ठीक है, कौन से जंतु जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कौन से जो जंतु हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले लैंगिक जनन को यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो जंतुओं में भी नर एवं मादा में जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, नर और मादा होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जंतु में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। ये आप जो जनन अंग होते हैं यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उस तरीके से क्या होते हैं कि विभिन्न प्रकार के इस तरह से भाग होता है उसमें। अब पौधे की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक युग्मक बनाते हैं जो जिनका फ्यूजन होता है और वो क्या बनते हैं, संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनता है, ठीक है। यह जो युग्मनज है वह क्या होता है, विकसित होकर के एक नया जीव बनता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार का जनन, यह जो अब परिभाषा बन रही है इस लैंगिक जनन की, अब परिभाषित इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। इनका जब क्या होगा, ये संलयन होता है नर और मादा युग्मक का, तो इस तरह के जनन को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें नर जनन अंग, अब हमने विभिन्न प्रकार का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखा था, यानी कि जो अब हम बात करने वाले हैं वह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं कि मेल में यानी कि नर जो जाति है उसमें कौन सा जनन अंग होता है, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण होता है, ठीक है।
यह देखते हैं हम कि उसमें एक जोड़ा वृषण होता है, दो शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न यानी कि लिंग होता है। ठीक है, अब यह देखते हैं कि वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। वृषण क्या करते हैं, यही नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, इनको हम शुक्राणु अर्थात स्पर्म बोलते हैं। अब वृषण जो है वो लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जो चित्र नीचे जो चित्र है उसमें दिखाया गया है उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब चित्र को देखिए जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, मध्य भाग और क्या होता है, एक पूंछ होती है। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार से आप जो नर जनन अंग है उसको समझ सकते हैं। ये क्या होता है, शुक्राणु यानी कि वृषण जो होता है वह ये वृषण है इसमें। ठीक है, ये जो आपको एक जोड़ी वृषण का जो बताया गया है यही वृषण है। ठीक है, यानी कि हम इसको जो बोलते हैं वो टेस्टिस बोलते हैं, और क्या है, ये शिश्न है यानी कि पेनिस है। ठीक है, अब यही जो नलिकाएं हैं शुक्राणु नलिकाएं हैं। ठीक है, शुक्राणु नलिका यानी कि स्पर्म डक्ट है ये। ठीक है, ये शुक्राणु नलिका है, यहाँ से शुक्राणु क्या होता है, आता है बाहर। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि स्पर्म को देखते हैं। ठीक है, कि स्पर्म कैसा होता है, इसमें क्या क्या होती है। तो हमने पढ़ा है कि इसमें सिर होता है, मध्य भाग होता है और फिर पूंछ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह इसका हेड है, एक शुक्राणु का यह क्या है, हेड है, और फिर मध्य भाग का है यानी कि मिडिल पीस है ये, और फिर नीचे हम देखते हैं कि इसकी पूंछ है, यह पूंछ है। यह मानव का जो शुक्राणु होता है, ह्यूमन स्पर्म होता है, वह है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि हमारा स्पर्म इस तरह से होता है। और फिर आगे देखते हैं कि मादा जनन अंग क्या है। मादा जनन अंग का हम चर्चा करते हैं। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय है। ठीक है, इसमें भी क्या होती है कि एक जोड़ी अंडाशय अंडवाहिनी यानी कि जो डिंब वाहिनी अर्थात गर्भाशय होता है। इस प्रकार से क्या है, मानव में मादा जननांग यानी कि जो ये ह्यूमन फीमेल क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो इसमें है अंडवाहिनी, ठीक है, अंडाशय है और ये गर्भाशय है। इस प्रकार से इनमें क्या क्या होता है, ओविडक्ट होता है, अंडवाहिनी ये है। ठीक है, और यहाँ से ये अंडे को ले जाने का कार्य, अंडवाहिनी का कार्य यही होता है। जैसे आपका वहाँ शुक्राणु नलिका का कार्य होता है, वही कार्य यहाँ पे अंडवाहिनी का होता है यानी कि ओविडक्ट का होता है। अब देखते हैं कि एक और क्या होता है, तो इसमें होता है अंडाशय। ठीक है, ये है अंडाशय जहाँ पे अंडे का निर्माण होता है यानी कि ये है ओवरी। ठीक है, और फिर होता है गर्भाशय, ये होता है गर्भाशय जहाँ पे शिशु पलता है, इसको हम बोलते हैं यूट्रस। तो इस प्रकार से आप मादा जनन अंग को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। मादा क्या है कि युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे हम अंडाणु कहते हैं, डिंब कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। ये ह्यूमन ओवम है। अब हम क्या देखते हैं कि मानव यानी कि स्त्रियों में प्रतिमास 2 अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय के एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। हम यह देखते हैं कि प्रति माह यानी कि हर माह स्त्री जो है, मानव स्त्री, उसमें क्या देखते हैं हम कि मास में 2 अंडाशय। ठीक है, प्रति मास क्या होता है, 2 अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु, दोनों अंडाशय, 2 अंडाशय होते हैं, आपने देखा है यहाँ पे 2 अंडाशय हैं ये। अब यहाँ से क्या होता है, इन दोनों अंडाशयों में से कि एक अंडाशय, ठीक है, एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है, मतलब वहाँ से वो आ जाते हैं अंडवाहिनी में, जो ओविडक्ट होता है उसमें। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि ये वहाँ पे आ जाते हैं, उनका निर्मोचन हो जाता है। अब गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है, यानी कि ये जो मानव बहुत सारी कोशिकाओं से बना है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो एक कोशिका से ही शुरू होती है। इसका हमने अध्ययन पहले भी किया है। यानी कि जो शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या होता है, एकल कोशिकीय होता है, इसमें भी एक कोशिका होती है। अब हम क्या देखते हैं, मानव अंडाणु है। ठीक है, मानव अंडाणु यानी कि ह्यूमन ओवम है। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें केंद्रक होता है यानी कि न्यूक्लियस होता है। यही केंद्रक क्या होता है, जीव की उत्पत्ति का कारण बनता है, कारक बनता है। ठीक है,
इसी केंद्रक से यानी कि क्या होता है, मनुष्य का यानी कि किसी भी जीव जंतु का निर्माण होता है। तो अब हम देखते हैं कि निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हम देखते हैं प्रजनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। ये हम देखते हैं कि प्रजनन का जो प्रक्रम होता है यानी कि जो फर्टिलाइजेशन का स्टेज होता है उसका पहला स्टेज होता है, क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन यानी कि इनका फ्यूजन होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब शुक्राणु यानी कि जो स्पर्म होता है अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। यानी कि इनका जब ये शुक्राणु तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है किसी एक शुक्राणु का अंडाणु के साथ फ्यूजन हो जाता है यानी कि वो संलयित हो जाते हैं। अब शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। यह फ्यूजन क्या कहलाता है, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पर क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का फ्यूजन होता है और वो एक हो जाते हैं। अब निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है निषेचन के समय, निषेचन के परिणाम के बाद, निषेचन के परिणाम स्वरूप। अब हम यहाँ देखते हैं कि युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यह है आपका शुक्राणु। ठीक है, ये बहुत सारे शुक्राणु क्या करते हैं, आते हैं और उसके बाद ये अंडाणु है, इससे ये क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। ठीक है, इनका संलयन हो जाता है। इस प्रकार से यह क्या होते हैं कि संलयित हो जाते हैं, संलयित केंद्र दोनों मिल के एक हो जाते हैं, इनका फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है और ये जाइगोट बन जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी कि माँ के अंडाणु और नर यानी कि पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। ये हम क्या देखते हैं कि हेरिडिटी चलने लगता है। अंडाणु कहाँ से आता है, तो अंडाणु आता है माता से और जो शुक्राणु आता है वह आता है पिता से। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि दोनों से हम कुछ न कुछ लेते हैं, यानी कि दोनों का हम गुण अपने अंदर लेते हैं। यानी कि जो संतान होता है वो माता और पिता दोनों के वंशानुगत लक्षण को क्या करता है, वहन करता है, ढोता है, उसमें आ जाती है, वो हेरिडिटी आ जाती है। अब हम देखते हैं कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है वह क्या कहलाता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। जो भी निषेचन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा वह मादा के शरीर के अंदर होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वह फीमेल के अंदर होता है, वह क्या कहलाता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन वह कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये आप अंडाणु जो ओवम होता है उसको समझ गए होंगे, शुक्राणु जो स्पर्म होता है उसको समझ गए होंगे और इनका कैसे जाइगोट बनता है वो भी समझ गए होंगे। इनका फ्यूजन कैसे होता है, जो केंद्र हैं उनका फ्यूजिंग ऑफ न्यूक्ली कैसे होता है वो भी आप भली भांति समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आप इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको भी समझ गए होंगे कि जो मादा के शरीर के अंदर होता है वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है वह क्या कहलाता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसके उदाहरण क्या हैं, तो इसके उदाहरण हम देख सकते हैं, मनुष्य है, गाय है, कुत्ते हैं, ये सभी क्या है, इनमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वह आंतरिक होता है इत्यादि। इनके जंतु में ये सभी, इन सभी जंतुओं में, बहुत सारे जंतुओं में क्या होता है कि आंतरिक निषेचन होता है। अब हम देखते हैं कि क्या आपने परख नली शिशु, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कि परख नली शिशु क्या होता है। अब हम यह देखते हैं कि परख नली शिशु के विषय में बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि ऐसी स्त्री शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि कुछ जो स्त्रियां होती हैं, कुछ स्त्रियों में वंडवाहिनी अंडवाहिनी जो होती है अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो उनका अंडवाहिनी होता है वह अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी स्त्री शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। ऐसे में क्या होता है कि वह शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण, क्या जो उसका मार्ग होता है वह अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, ये अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सक क्या करते हैं
ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। इनको क्या करेंगे, जो डॉक्टर होते हैं वो अंडाणु और शुक्राणु को इकट्ठा करेंगे और उनको कुछ समय के लिए क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ अथवा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यह क्या होता है, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन होता है। ठीक है, यह जो होता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होता है जो शरीर के बाहर होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर निषेचन होता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। वो जो युग्मनज होता है यानी कि जो जाइगोट होता है उसको क्या करते हैं, विकसित करते हैं 1 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह तक के लिए, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। अब मेन जो समस्या आती है वो कहाँ आती है, वहाँ से अंडवाहिनी को ब्लॉक हो जाने के कारण अंडा क्या होता है, बाहर नहीं आता है। तो अब क्या करते हैं कि अंडे को एकत्रित किया जाता है, फिर शुक्राणु को एकत्रित किया जाता है, अंडाणु शुक्राणु दोनों को बाहर एकत्रित करते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं, फ्यूजन कराते हैं उनका डॉक्टर। उसके बाद क्या करते हैं, वो स्त्री के गर्भाशय में इसको डाल देते हैं। जो विकसित होता है उसको वो क्या करते हैं, 1 सप्ताह के बाद वह उसको गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, डाल देते हैं। अब माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। अब क्या होता है कि अब ये तो ब्लॉक है अंडवाहिनी, ठीक है, लेकिन वो यूट्रस ठीक है, यानी कि गर्भाशय ठीक है, वो सारा फंक्शन ठीक से करता है। तो वो बाहर क्या करते हैं, उसका पूरा संलयन कराते हैं अंडाणु और शुक्राणु का। उसके बाद जब जाइगोट तैयार होने लगता है तो उसको क्या करते हैं, युग्मनज को, उस युग्मनज को वो क्या करते हैं कि यूट्रस में प्रतिस्थापित कर देते हैं, डाल देते हैं। अब माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होता है तथा शिशु का जन्म होता है, वैसे ही जैसे सामान्य शिशु जन्म लेते हैं। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परख नली में नहीं होता है। क्या होता है, परख नली में नहीं होता है, उसका सारा विकास होता है वह कहाँ होता है, गर्भाशय में ही होता है। यह क्या है, एक मिथ्या नाम है, यानी कि ऐसे ही ये झूठा इस तरीके से एक नाम इसको दे दिया गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि इस परख नली में यानी कि शिशु का विकास हो। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। क्या हम देखते हैं कि आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि कुछ जंतु ऐसे भी हैं जिनमें क्या होता है, निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है, ठीक है, उनके अंदर नहीं होता है। अब इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है, यानी कि पानी में होता है। हम देखते हैं कि जिन मादा जंतु के शरीर के बाहर निषेचन होता है वह निषेचन कहाँ होता है, पानी में होता है। आइए पता लगाएं कि किस प्रकार से यह संपन्न होता है जो बाहर निषेचन होता है। ठीक है, तो वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टेढ़ पोखर क्या होता है, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। ये जो मेढक होते हैं वह कहाँ जाते हैं, पोखरे में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, जो मंद गति से बहते हुए झरने की ओर ये जाते हैं। ठीक है, और जब क्या होता है, जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं, ठीक है, जब ये मेढक के नर और मादा दोनों हैं, मेल फीमेल, वो एक साथ आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। इसमें क्या होता है कि जो मादा है वह सैकड़ों अंडे दे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं, यानी कि वो हार्ड नहीं होते हैं, वो आवरण उन पर चढ़े नहीं होते हैं, तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। ये क्या होते हैं, कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों के साथ एक साथ रखती है। एक ऐसे ही क्या होता है, जेली होता है जो अंडों की परत को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। वही जो जेली है इनकी सुरक्षा भी करती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो मेढक का अंडा होता है ये एक तरह से ये जेली है, बाहर इसी से ढका रहता है, इसमें कोई कठोर आवरण नहीं होता है जैसे कि मुर्गियों के अंडे में होता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये इनको यानी कि पानी में मिलने से सुरक्षा भी प्रदान करता है, ये पानी में इनको मिलने नहीं देता है, यानी कि मिश्रित नहीं होने देता है। अब मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। नर भी क्या करता है, इस प्रकार से अपना शुक्राणु छोड़ देता है, यानी कि जो अपना स्पर्म है उसको छोड़ देता है। अब प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहता है, ठीक है, तैरने लगता है। जैसे ही अंडा मादा देती है उसके बाद क्या होता है कि जो मेल है वह भी क्या करता है, अपने शुक्राणु को छोड़ देता है, नर भी अपने शुक्राणु को छोड़ देता है। और इसका प्रत्येक जो यानी कि शुक्राणु में क्या होता है, आप देखें कि इसका हेड होता है, मिडिल पीस होता है और
टेल होता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरने लगता है। अब शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जो शुक्राणु है वह अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें क्या होता है, नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, वह बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब हम क्या देखते हैं कि यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। यह क्या होता है कि मछली में भी ऐसे ही होता है, मेढक जैसे, और इस तरीके से जो भी स्टार फिश वगैरह हैं, यानी कि जो पानी में इस तरीके से जो जीव पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि मेढक, मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडे देती है। तो इसमें क्या होता है कि ये आप जब देख रहे हैं, क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, तो आप यह सोच सकते हैं कि पानी में चूंकि ये अंडे देते हैं, ठीक है, तो इनको नेचर ने इस तरह से बनाया है कि अगर पानी में क्या होता है कि सारे अंडाणु और शुक्राणु का अगर संयोग ना भी हो, फ्यूजन ना भी हो, और किसी 1 2 4 का भी हो जाए, तो ये इनकी संतान की जो निरंतरता है, यानी कि कंटिन्यूटी है, वह बनी रहेगी। इस प्रकार से क्या होता है कि ये बहुत सारे अंडे देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या होता है कि यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, क्या होता है कि अंडे बहुत सारे देते हैं और शुक्राणु भी बहुत सारे निर्मोचित होते हैं, यानी कि बाहर आते हैं, सारे अंडे को निषेचित नहीं करते। या ये क्या होता है कि इसमें सारे अंडे निषेचित नहीं होते हैं, यह तो संभावना प्रबल है, वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। ठीक है, यानी कि इनसे प्रभावित होते हैं, ये वर्षा से, वायु से, इन सभी चीज़ों से ये अंडे और शुक्राणु क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अब तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि तालाब में ऐसे दूसरे भी जंतु होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि उनमें से कुछ में निषेचन जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। यही बातें जो मैंने आपको बताई थी कि क्यों इस तरीके से होता है। अब हम क्या देखते हैं कि भ्रूण का परिवर्धन। ठीक है, कि भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है वह कैसे होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पूरा का पूरा यह फर्टिलाइजेशन का चैप्टर है, आप इसको ध्यान से सिर्फ सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है, यानी कि जाइगोट बनता है। अब हम देखते हैं कि जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, यह क्या होता है कि विकसित होता है और यह एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। अब हम क्या देखते हैं कि युग्मनज लगातार विकसित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। यह क्या होता है कि लगातार इसका विभाजन होता है। ठीक है, युग्मनज लगातार विभाजित होता है और कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं, यानी कि जो सेल हैं वो क्या होने लगती हैं, उनका समूहीकरण होने लगता है, तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाती हैं। ये इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले हम तो जानते हैं कि जो अंडा, यानी कि जो अंडाणु होता है और जो शुक्राणु होता है वो दोनों एक कोशिकीय होता है, और उसके बाद इनका संलयन होता है। ठीक है, उनका संलयन, फ्यूजन होने के बाद क्या होता है कि वो जाइगोट बनते हैं। उसके बाद इनका धीरे धीरे जो विकास होता है वह भ्रूण के रूप में होता है, यानी कि एम्ब्रियो के रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये विभाजित होने लगते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित होने लगते हैं और उसके बाद इनका फिर समूहीकरण होता है, और उससे सेल से फिर क्या होता है, ऊतक बनता है, और ऊतकों से अंग में ये परिवर्तित होने लगते हैं, इनका परिवर्धन होने लगता है। इस विकसित हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भ्रूण है इसका विकास इस प्रकार से होता है, जो एम्ब्रियो है उसका विकास इस तरह से होता है। पहले संलयन होता है अंडाणु शुक्राणु का, फिर क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से भ्रूण बनता है, यानी कि एम्ब्रियो बनता है। अब भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। यह जो भ्रूण है, यानी कि एम्ब्रियो है, उसका विकास कहाँ होता है, तो जो यूट्रस है उसके दीवार से सटा हुआ होता है, उससे क्या होता है, रोपित होता है, यानी कि उसी में सट जाता है और उसका विकास होते रहता है। अब गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर
और सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? गर्भ कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि सबका विकास हो जाता है, यानी कि जो हाथ, पैर, आँख, इन सब का विकास हो जाता है, वह क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। उसको हम गर्भ कहते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जो भी आप देख रहे हैं कि गर्भ में कैसे विकास हो रहा है। ठीक है, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। ठीक है, यानी कि उस समय क्या होता है, जब आप पूरा हो जाता है वह गर्भ, यानी कि बन जाता है, पूरा पूरा शिशु का विकास हो जाता है, तो माँ क्या करती है? शिशु को जन्म देती है, नवजात शिशु को जन्म देती है। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इनका विकास गर्भाशय में होता है। हम देखते हैं इस तरह से इनका विकास क्या होता है, गर्भाशय में होता है। अब हम देखते हैं कि ये गर्भाशय है, पूरा फिगर जो आपका युग्मनज का बनना, युग्मनज से भ्रूण का विकास, फिर कोशिकाओं का पिंड, ठीक है, आवर्धित, भ्रूण का गर्भाशय में रोपण यानी कि आवर्धित। इस प्रकार से इनका चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये है आपका गर्भाशय। ठीक है, ये यहाँ से ये पूरा क्या क्या है? गर्भाशय है। हम देखते हैं यानी कि यूट्रस है। अब हम देखते हैं कि ये क्या है? रोपित भ्रूण है, यानी कि ये हमारा इम्बेडिंग एम्ब्रियो है जो कि इसमें रोपित होता है, इस दीवार से सट जाता है और इसका रोपण होता है। ठीक है, यानी कि पूरा का फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वह शुरू होता है। उसके बाद क्या देखते हैं हम? अंडाशय है, इसमें युग्मनज है और अंडोत्सर्जन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, यानी कि ओवुलेशन होता है। यहाँ से ये अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, यानी कि इसका ओवुलेशन होता है। और यह क्या है? पूरा अंडाशय है, यहीं से यहीं अंडा बनता है। ठीक है, और यह युग्मनज है, यानी कि जाइगोट है। ठीक है, इस प्रकार से यह पूरा विकास होता है और यहीं पे इस यूट्रस में पूरा शिशु तैयार होता है, गर्भ का विकास होता है। और उसके बाद जब पूरा गर्भ का विकास हो जाता है तो जो माँ होती है वह शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ये बी यानी कि कोशिकाओं का पिंड है, पूरा इस तरीके से कोशिका पिंड में यह रहता है। ठीक है, इस तरीके से गोल संरचना जब ये फ्यूजन इनका हो जाता है तो इस प्रकार से प्राथमिक विकास इनका होता है। ठीक है, अब गर्भाशय भीति है। ठीक है, यह गर्भाशय भीति आप देख रहे हैं, यानी कि यूट्रस वॉल है वहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है? यूट्रस वॉल में ये चिपक जाते हैं और इनका विकास होता है। फिर विकसित भ्रूण, यह इस तरह से ये यूट्रस की दीवार है और यहाँ से यह चिपक जाता है, विकसित भ्रूण होता है। यह क्या होता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, यह विकास कर रहा होता है ऐसे ही इसके साथ चिपक करके। अब हम क्या देखे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से विकास हो रहा है। और यहाँ तक हमने देखा था कि माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। और अब देखते हैं कि आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चे को जन्म नहीं देती है, बच्चे को क्या करती है? जन्म नहीं देती है। हमने पूरा पूरा जो अभी पढ़ा था वो मानव कथा, उसमें पूरा गर्भाशय से कैसे सट करके वो जो वाल होता है यूट्रस का उससे सट करके कैसे शिशु का पूरा निर्माण होता है, शिशु कैसे विकास करता है। अब हम देखते हैं कि आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चे को जन्म नहीं देती है, जब तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं। ठीक है, अब आइए हम पता लगाते हैं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है। जो निषेचन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, उसके फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विकसित होता रहता है और वह अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। जो अंडवाहिनी है उसमें वह नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ी होती है। हमको पता है कि इस पर क्या होती है? सुरक्षित परत भी चढ़ी रहती है। अब मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षा परत है। यह जो कठोर होता है, ऐसा ही क्या होता है? कठोर जो परत आप ऊपर देखते हैं सफ़ेद, वह क्या होता है? ऐसे ही एक सुरक्षा परत है, एक सुरक्षित परत है। अब कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे को क्या करती है? निर्मोचित करती है, देती है। अब मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। ये जो मुर्गी है इसके अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को उष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। हम क्या करते हैं कि वो हीट करती है और वो उस पर बैठ जाती है, यानी कि उष्मायन करती है। अब उसमें हम क्या देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है?
जो ये बैठती हैं यानी कि उसको उष्मा देती हैं अंडे को, उसी दौरान क्या होता है, चूजों का निर्माण होता है। अब चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। इस प्रकार से क्या होता है कि उसी में चूजे का विकास होता है और चूजा बाहर आ जाता है इसमें, इसके अंडे के फूटने के बाद। अब हम क्या देखते हैं कि बाह्य निषेचन वाले जंतु में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। जो बाह्य निषेचन वाले जंतु हैं यानी कि जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उनमें भ्रूण का विकास पूरा क्या होता है, मादा शरीर के बाहर होता है। अब भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता है। भ्रूण का क्या होता है विकास, अंडावरण जो उस पे अंडा पे आवरण होता है उसको हम अंडावरण बोलते हैं, वो उसके क्या होता है, अंदर विकसित होता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति माने कि अंडों की उत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टेडपोल को तैरते हुए देखे होंगे। यह तो बाद की बात है, देखे होंगे या नहीं देखे होंगे। अब हम क्या देखते हैं, जरायुज एवं अंडप्रज जंतु। कौन जो जंतु हैं वो जरायुज हैं और कौन हैं वो अंडप्रज हैं, यानी कि जो विविपोरस हैं और ओविपोरस एनिमल है। कौन एनिमल है वह विविपोरस है और कौन एनिमल है वो अंडप्रज है, ठीक है, यानी कि ओविपोरस है। अब हम देखते हैं कि हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, वह जरायुज कहलाते हैं, ठीक है। वह क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं, यानी कि विविपोरस कहलाते हैं। ये जरायुज यानी कि विविपोरस यह कहलाते हैं जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं। अब ये जंतु जो अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंडप्रज जंतु कहलाते हैं, यानी कि यह ओविपोरस कहलाते हैं, ओविपोरस एनिमल कहलाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि निम्न क्रियाकलाप, आपको क्रियाकलाप इस तरीके से जरायुज और इनको देखना है। कुछ जंतु के अंडे का अवलोकन करना सरल है, ठीक है। जो कुछ जंतु हैं उनके अंडों का अवलोकन यानी कि देखना, उनको समझना यह सरल होता है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है। माँ क्या करती है, शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं, ठीक है, यह जरायुज जंतु के उदाहरण हैं। अब शिशु से वयस्क, शिशु जो होता है वह कैसे वयस्क होता है, यानी कि जब आप देखते हैं कि शिशु का विकास कैसे होता है तो इसको हम देखते हैं कि नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी जब तक वृद्धि करते रहते हैं, यह तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि ये वयस्क नहीं हो जाते हैं, ठीक है। यह कब तक वृद्धि करते रहते हैं, जब तक ये पूरे वयस्क नहीं हो जाते हैं, ठीक है। यंग ऑन्स टू एडल्ट, यानी कि देखते हैं कि किस तरह से आपका शिशु से वयस्क बनते हैं, एक यंग ऑन्स से या एडल्ट किस तरीके से बनते हैं। तो ये तब तक विकास करते रहते हैं जब तक कि ये पूरे विकसित नहीं हो जाते, माने एडल्ट नहीं हो जाते, ठीक है। इनका विकास होते रहता है। कुछ जंतु में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है कि कुछ जंतु होते हैं वो नवजात, कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। अब रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। जो रेशम कीट होता है यानी कि सिल्क वर्म होता है, उसके जीवन चक्र को आप याद कीजिए। इसमें अंडा होता है, ठीक है, यानी कि ईग होता है। उसके बाद लार्वा अथवा झिल्ली। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि लार्वा यानी कि कैटरपिलर बनता है और उसके बाद प्यूपा बनता है, फिर यह एडल्ट होता है यानी कि वयस्क होता है। इसका यह स्टेज होता है। यह ईग होता है, फिर लार्वा होता है यानी कि आप देख सकते हैं कैटरपिलर बनता है, उसके बाद क्या होता है प्यूपा और उसके बाद एडल्ट। ये स्टेज होते हैं ये यानी कि आप सिल्क वर्म के। अब हम क्या देखते हैं कि मेढक, जिसके विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। मेढक क्या होता है, इस प्रकार के जंतु का एक अलग उदाहरण है जिसमें क्या होते हैं कि कुछ जंतु जो नवजात जंतु हैं वह वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। अब मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्था यानी कि चरण होते हैं, स्टेज होते हैं। इनका प्रेक्षण करना है। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं। जो इनके 3 स्टेज हैं उनको हम देख पाते हैं। वह क्या है, तो वह एक है पहला अंडा यानी कि ईग, अब टेडपोल यानी कि लार्वा, फिर वयस्क यानी कि एडल्ट। अब हम क्या देखते हैं कि
क्या टेडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देता? जब आप इनको देखेंगे तो बिल्कुल ये भिन्न दिखाई देते हैं, ठीक है, मछली की भांति दिखाई देंगे आपको इनको। क्या आप सोच सकते हैं कि किस दिन, जैसे क्या होता है कि मनुष्य या किसी और जो जीव हैं वो उनका जो विकास होता है भाई, उनमें नाक, कान, आँख, वो सारी चीज़ें होती हैं, बस केवल उनकी वृद्धि होती है, मतलब आकार प्रकार, उन आकार बदलते रहता है, वो आंखें बड़ी हो जाती हैं, सिर बड़े हो जाते हैं, पैर बड़े, इस तरह से इनका विकास होता है। लेकिन ये जो है यानी कि जो सिल्क वर्म है और जो ये फ्रॉग हैं, इनका पूरा संरचना अलग होता है एक वयस्क से। जो ये शिशु होते हैं यानी कि जब ये मतलब शुरू के अवस्था में होते हैं तो ये अपने वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। अब उसी प्रकार रेशम कीट की झिल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ती है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। जो वयस्क में लक्षण पाए जाते हैं वो नवजात में नहीं पाए जाते हैं। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे इसका विकास होता है। ये स्टेज है, मेढक का जीवन चक्र है, ठीक है, यह क्या है, लाइफ साइकिल है मेढक का। तो कैसे ये पूरा करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ये अंडे हैं, ठीक है, ये अंडे हैं, अब इससे विकास होता है आरंभी जो टेडपोल होता है, मैंने बताया कि मछली की भांति ये दिखते हैं, ठीक है, और फिर बाद में ये फ्रॉग हो जाते हैं। ये एग हैं, फिर आपका ईयरली टेडपोल है, यह आरंभिक जो ये आप देख रहे हैं टेडपोल। अब उसके बाद क्या है, ये बाद का टेडपोल है, इसके बाद इसका विकास होकर यह ऐसे बनता है और फिर ये मेढक इस तरह से बन जाते हैं, यानी कि एडल्ट फ्रॉग इस तरीके से तैयार हो जाता है। अब जो आप कयांतरण देखते हैं यानी कि मेटोमॉर्फिस देखते हैं, वो क्या होता है, मेटोमॉर्फोसिस क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, कयांतरण कहलाता है। आप देखते हैं कि टेडपोल अंडा होता है, अंडा से होता है, फिर उसका अर्ध विकास होता है यानी कि वो हेयरली टेडपोल होता है, फिर वह क्या होता है, लेट टेडपोल बनता है यानी कि वह उसका विकास होता है, फिर फ्रॉग का विकास होता है। तो हम यह देखते हैं कि टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कयांतरण कहलाता है। जो जब वयस्क बन जाता है तो यह कयांतरण कहलाता है, यानी कि उसका मेटामॉर्फोसिस हम बोल सकते हैं, ठीक है, कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी कि अलैंगिक जनन है, ठीक है। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। प्रत्येक हाइड्रा जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, आपको एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं, एक से अधिक। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें हम मुकुल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम मुकुल कहते हैं, यानी कि बर्ड्स कहते हैं। अब यह देखते हैं कि स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। जो आप पढ़े हैं कि ईस्ट क्या होता है, उसमें भी वो उसमें फर्मेंटेशन के द्वारा क्या होता है कि इस तरीके से उसमें मुकुलन होता है। अब हाइड्रा में भी एक क्या होता है, एकल जनक के से निकलने वाले ऊर्ध्वार्ध से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक जीव को जन्म देते हैं वह क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। तो अलैंगिक जनन क्या है, यानी कि इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, जो केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं, यानी कि उसमें किसी और का आपको यूज नहीं है, जैसे मेल फीमेल इस तरह का कुछ नहीं है। इसमें एक ही जनक क्या है, वह जीव नए जीव को जन्म दे देते हैं। अब हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को हम मुकुलन कहते हैं, यानी कि बर्डिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यह एक ही प्रकार से होता है, एक ही प्रकार के जीव इसमें जन्म दे देते हैं नए जीव को। अब अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। इसका क्या होता है, अमीबा में भी अलैंगिक जनन आपको दिखाई दे सकता है, दिखाई देता है। आइए देखते हैं कि यह कैसे होता है। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिक होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि अमीबा क्या होता है, एक कोशिक होता है। इसके केंद्र में दो भागों में, इसके केंद्रक क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं वो दो भागों में विभाजन होते हैं, विभाजित होता है उनका, और उसके बाद इनका जनन होता है, जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में यानी कि कोशिकाओं में बंट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक के दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को
जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, यह क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है, यानी कि ये आप इसको बाइनरी फ्यूजन बोल सकते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि यह इस प्रकार से जो अलैंगिक जनन होता है वह कैसे होता है? तो इसमें किसी और यानी कि मेल फीमेल ऐसा नहीं है कि अंडाणु चाहिए शुक्राणु चाहिए ऐसे इनका विकास होगा। ठीक है, और ये उससे फ्यूजन करके एक भ्रूण बनाएंगे, उसके बाद इनका विकास होगा। नहीं, ये इनका विकास जो होता है वह द्विखंडन विधि के द्वारा हो जाता है। ये टूट जाते हैं और विभाजित हो जाते हैं और क्या होता है, ये इनका विकास हो जाता है एक नए जीव के रूप में। अब हाइड्रा को देखते हैं हम। हाइड्रा की अस्थाई स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। अब जनक के शरीर से क्या देखते हैं आप कि क्या कुछ उभरी संरचना दिखाई देती है। यह जो आप उभरी संरचना है यह दिखाई देती है। इन उभरी हुई संरचना की संख्या ज्ञात कीजिए, इसका साइज भी ज्ञात कीजिए। अब हाइड्रा का चित्र वैसे ही बनाइए जैसा कि आपको दिखाई देता है, इसकी तुलना उससे कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रा भी क्या करते हैं, इनका विकास जो होता है वह टूट करके होता है, एक जीव दूसरे जीव से टूट करके अलग हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अमीबा को दिखाया गया है। अमीबा में द्विखंडन दिखाया गया है, यानी कि बाइनरी फ्यूजनिन अमीबा दिखाया गया है। इस प्रकार से आप एक अमीबा है यह। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो केंद्र है यानी कि न्यूक्लियस है वह कैसे विभाजित होता है। अब यहाँ पर यह विभाजित होता है और उसके बाद इससे क्या होती है, दूसरे संतान की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये क्या बनते हैं, एक नए जीव बन जाते हैं। यह अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें होता है वह क्या कहलाता है, ये अलैंगिक जनन कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि डॉली की कहानी क्लोन। ठीक है, डॉली है एक भेड़, उसकी कहानी है, उसको हम लोग देख लेते हैं, यह रोचक है। तो देखते हैं कि किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? जब आप एक कोशिका ले लेते हैं या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को जब आप कृत्रिम रूप से विकास करते हैं, यानी कि कोशिका का विकास करते हैं या एक पूरा वो जीव विकास करते हैं, वह क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। यह क्या होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से इसको किया जाता है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट, ठीक है, इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने किया था। ठीक है, जिसमें एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। इन्होंने किस में की थी? तो इनके सहयोगी थे, यानी कि इयान विल्मट हैं, इनके सहयोगी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में इन्होंने की थी। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम क्या था, डॉली इसका इन्होंने नाम रखा था। डॉली का जन्म कब हुआ? तो 5 जुलाई 1996 को हुआ। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। जो मतलब किसी भी स्तनधारी जीव का क्लोनिंग हुआ वह है डॉली। ठीक है, यानी कि डॉली क्या है, पहला जीव है, पहला स्तनधारी है जिसका क्लोनिंग किया गया था। अब हम क्या देखते हैं कि डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ के स्तन ग्रंथि में से एक कोशिका एकत्र की गई। ये आप देख सकते हैं कि यह बताया जा रहा है कि जब इसकी क्लोनिंग की जा रही थी तो उस समय फिन डॉर्सेट, ठीक है, नामक मादा भेड़ यानी कि जो फीमेल भेड़ थी उसके स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई थी, उसका सेल एकत्र किया गया था। और उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्रित की गई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों में से कोशिकाएं एकत्रित की गई हैं। अब अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। अंड कोशिका से क्या किया गया? केंद्रक को यानी कि उसके न्यूक्लियस को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया, जिसमें मतलब केंद्रक नहीं था, उसमें इसको स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में रोपित किया गया। अब अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव ने डॉली को जन्म दिया। ठीक है, यह क्या होता है कि जन्म कौन देता है? तो यह स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है, इसने क्या किया है? डॉली को जन्म दिया है। परंतु डॉली फिन
डॉर्सेट भेड़ के सामान्य रूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था। अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं होता है, यानी कि उससे वो कोई भी हेरिडिटी वाला गुण नहीं लेता है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस को हटा दिया गया था, केंद्रक को हटा दिया गया था। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संतानों को जन्म दिया। यह क्या हुआ कि इसके बाद इसने क्या किया कि प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संतति भेड़ संतानों को इसने जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़े के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद मृत्यु हो गई, कुछ की क्या हुई, जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतु में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। ये जब आप देखते हैं तो क्लोन वाले जो जन्म लेते हैं वो इसका जन्म कब होता है, यह 5 जुलाई 1996 को होता है, और फिर वह बहुत सारे संतानों को प्राकृतिक विधि से जन्म देती है। और क्या होता है, फिर उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 2003 में। ये आप देख सकते हैं कि ये है फिन डॉर्सेट भेड़ और ये है स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, और इन दोनों से उत्पन्न होती हैं ये डॉली भेड़। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो हमारा चैप्टर है वह समाप्त हो जाता है। इसके सारांश को देख लेते हैं कि जंतु 2 विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, लैंगिक और अलैंगिक, ये हमें पता है। और क्या होता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग हैं। नर जनन अंग है वृषण, शुक्राणु और नली और शिश्न। ठीक है, अब फिर देखते हैं कि अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो अंडाणु अथवा अंड कोशिका कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। अब अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है, निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। ये सारा कुछ हम ऊपर पढ़ चुके हैं विस्तार से। अब क्या देखते हैं कि मादा शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। अब हम क्या देखते हैं कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यह क्या है, इसके उदाहरण मेढक हैं, मछली, स्टारफिश इत्यादि में यह दिखाई देता है। अब युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। इसमें जो जाइगोट होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारा विभाजन होता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। अब हम देखते हैं कि युग्मनज में बहुत सारा विभाजन होता है, उसके भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। अब क्या देखते हैं कि मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह जन्म देने वाले जीव हैं। अब मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें हम अंडप्रज जंतु कहते हैं। ठीक है, अब फिर देखते हैं कि लार्वा का कुछ अग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। ठीक है, इनको परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में ये बदलते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनका इसे प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है। अब जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं 2 भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रा में होता है वह अलैंगिक जनन होता है और वह जनन क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। और अमीबा में भी जो होता है वह विभाजित होकर 2 भागों में बढ़ते हैं, इनको हम द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आप जानते हैं अथवा नहीं। अब हम क्या देखते हैं कि मधुमक्खियों के छत्ते में रुचिकर संगठन देखा गया है। इसमें क्या देखा गया है, रुचिकर यानी कि अमेजिंग फैक्ट देखा गया है। अब हम देखते हैं कि जो कई हजार मक्षिकाओं की कॉलोनी है, ठीक है, यह क्या है, कई हजार मक्षिकाओं की यानी कि मधुमक्खियों की बीज की कॉलोनी है। केवल एक ही मधुमक्खी अंडे देती है, जो रानी मक्खी होती है वही अंडे देती है, यह मक्षिका रानी मक्षिका कहलाती है। अन्य सभी मादा मक्षिका कर्मी मक्षिका होती हैं। ठीक है,
अब क्या देखते हैं कि उनका मुख्य कार्य छत्ता बनाना होता है, नन्हों की देखभाल करना तथा रानी मक्खी को पर्याप्त भोजन देकर स्वस्थ रखना है जिससे वह अंडे दे सके। एक रानी मक्षिका हजारों अंडे देती हैं। निषेचन अंडे से मादा बनती है। क्या होता है कि निषेचित अंडे से मादा बनती है जबकि निषेचित अंडे से नर बनते हैं। हम क्या देखते हैं कि निषेचित अंडे से मादा बनती है जबकि जो अनिषेचित अंडा होता है उससे क्या होता है, नर बनते हैं, जो ड्रोन यानी कि पुंछिक कहलाते हैं। इन कर्मी मक्षिकाओं का काम होता है कि वह अंडों के उष्मयन हेतु छत्ते का ताप कितना बनाए रखें, 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें, 35 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखें। ये जो कर्मी होते हैं इनका क्या काम होता है कि ये इसका तापमान बनाए रखते हैं और इस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते का पूरा विकास होता है। यह चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपने बहुत बढ़िया से इसको सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया से देखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।